मस्कुलर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था कि किस टाइप से मसल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। ओके, हमने ये देखा था कि लगभग कितनी मसल्स होती हैं, 600 स्केलेटल मसल्स होती हैं, जिसमें जो कि एक अगर मेल की बात करें तो उसके वजन का कितना 40 से 50% होता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उनमें 30 से 40% बनाती है, भाग होता है किसका, मसल्स का। मसल्स में हमने देखा था कुछ और भी, जैसे टेंडन्स हो गए, राइट। उसके बाद आपके लिगामेंट्स, राइट। और जो मसल्स, टेंडन्स का काम क्या था, टेंडन्स का काम था मसल्स के जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, टेंडन्स कहलाते हैं, जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करती हैं। क्लियर है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करती हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडन्स। क्लियर है। आगे अगर हम बात करें कार्टिलेजेस, जो कि बोन्स को उपास्थियों कार्टिलेजेस से जोड़ते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, राइट। पैक्ड कोलेजन फाइबर से बने होते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की कुछ डोरी टाइप संरचना होती है, रस्सी टाइप की कुछ संरचना होती है, जो क्या करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, डीप फैसिका अथवा पेशी के चारों ओर स्थित एपीमाइसियम का विस्तार। ये इसी को जो लेयर है जिसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। हमने देखा था जो कैलेनियल टेंडन है, शरीर में क्या है, सबसे मोटा टेंडन है, जिसे एकिलस टेंडन भी कहा जाता है। और ये कौन सी है, काफ की, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्नाइमस को क्या करती है, एड़ी से जोड़ती है। क्लियर है। एड़ी की कैल्सिनेस जो बोन होती है उसके साथ, मसल से जो उसके साथ अटैच करती है। और इसमें मोस्टली लचीलापन नहीं होता है, और ना ही इनमें संकुचन होता है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन होगा नहीं अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो। क्लियर है। आज हम आगे देखते हैं पेशियों के प्रकार कितनी होती हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितनी मसल्स की कितने टाइप्स होती हैं, 3 प्रकार होती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले वॉलेंट्री मसल्स, सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल्स, एंड थर्ड है कार्डियक मसल। कौन कौन सी, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक। कार्डियक। अगर हम वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं, इसे स्टेरेटेड मसल्स भी कहते हैं, जिसको रेखित पेशी अर्थात स्टेरेटेड मसल्स भी कहते हैं। इन पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार संकुचित या प्रसारित किया जा सकता है ना। आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी मर्जी से इसको फ्लैक्स और एक्सटेंड कर सकते हो, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में गति होती है ना। जैसे हैंड्स की पेशियां हो गई, हैंड्स की मूवमेंट आप कर सकते हो, है ना। तो यहाँ की जो मसल्स हैं वॉलेंट्री मसल्स होंगी। क्लियर है। लेग्स की मसल्स ये वॉलेंट्री मसल्स होंगी, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, ऐच्छिक पेशी कहा जाता है, वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। क्योंकि ये पेशियां अस्थियों से संलग्न रहती हैं, है ना। ये पेशियां क्या होती है, मसल्स क्या होती है, बोन से अटैच होती हैं, इसलिए इन्हें कंकालीय पेशी या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसलिए इसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स को ही क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स कहते हैं। क्लियर है। यस यस सर। सेकंड है दैट इज कॉल्ड अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री मसल्स। क्लियर है। सेकंड है इनवॉलेंट्री मसल्स, इसे अनस्टेरेटेड अरेखित पेशी तथा चिकनी स्मूथ पेशी भी कहते हैं, है ना। अनस्टेरेटेड और स्मूथ पेशी भी कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। इस वर्ग की पेशियां पेशियां जो है वो इच्छाधीन नहीं होती है, मीन्स आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है।
इस तरह की जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, ये आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती हैं कि जब हमने चाहा तब ये काम करे, नहीं। क्लियर है? इनमें अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम की नियंत्रण व्यवस्था रहती है। किसकी रहती है? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। क्लियर है? इस प्रकार की पेशी का सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करने पर इसमें तकली के आकार मीन्स स्पिंडल शेप्ड लंबे तंतु पाए जाते हैं, है ना। लॉन्ग फिलामेंट्स होते हैं इसमें, स्पिंडल टाइप की जो होती है, स्पिंडल के टाइप की तंतु होती हैं, फिलामेंट्स होते हैं। क्लियर है? इनके मध्य में केवल एक अंडाकार न्यूक्लियस होता है। इनके मध्य में क्या होता है? सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। इस प्रकार के पेशी तंतु में पट्टियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें पट्टियां नहीं पाई जाती हैं, जिससे इन्हें अरेखित पेशी कहा जाता है ना। एक शेप जो होती है ना, शेप नहीं होती है इनमें। क्लियर है? इसीलिए यहाँ इससे क्या कहा जाता है? अरेखित पेशी कहा जाता है। मीन्स कोई रेखा नहीं होती है। रेखा मीन्स एक लाइनिंग, जिसको आप पट्टी कहें। ठीक है, पट्टी टाइप की एक शेप में होती है, वो इसमें नहीं पाई जाती है, इसीलिए ये इसको क्या कहते हैं? अरेखित पेशी कहते हैं। क्लियर है? सर आपकी ना ऐसी लैग हो पेशियां, रही है बार बार। ऐसी पेश कुछ कह रहे हैं देव जी? सर थोड़ा लैग हो रहा है पीछे से ना। क्या दिक्कत हो रही है? हाँ ये सर, बीच 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 में बीच लैग में हो रहा है। आवाज हो रही है लैग। स्क्रीन जा रही है बीच बीच में? आवाज आपकी लैग हो रही है सर। आपकी आवाज लैग आवाज हो रही लैग है। ज्यादा हो रही है? अभी पहले हो रही थी, अभी नहीं हो रही। पहले हो रही थी बताइएगा अब नहीं जब हो हो। ठीक है, ऐसी पेशियों, ऐसी जो पेशियां होती है किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती है ना, किसी बोन से ही अटैच नहीं होती है। ठीक है, ये जो बोन्स, ये पेशियां जो होती है, ये मसल्स जो होती हैं, ये किसी बोन के साथ नहीं जुड़ी होती हैं। बल्कि ये किसी अंतराग विस्करा से जुड़ी होती हैं, जिससे इन्हें अंतरागी पेशी, विसरल मसल्स भी कहा जाता है, इनसाइड होती हैं, है ना। ये मोस्टली मसल्स क्या होंगी? जैसे स्टमक की मसल्स हो गई, अदर मसल्स हो गई, राइट। ये सारी मसल्स क्या है? दैट इज इनवॉलेंट्री, जो इनर किसी न किसी से जुड़ा होता है। इस वर्ग की पेशियां क्या होती है? खोखली होती हैं। ठीक है, ट्यूब टाइप की होती हैं, खोखली होती हैं, जैसे ग्लैंड्स की नलियां हो गई, है ना। आपका श्वसनीय पथ हो गया, आपका जो रेस्पिरेटरी कैनाल हो गया, है ना। फिर आपका आहार नाल हो गया, आपका जो डाइजेशन है ना, फूड पाइप। एक फूड पाइप जो हो गया वो भी, दैट इज इनवॉलेंट्री मसल्स। सर हाँ जी, आप जो भी इम्पोर्टेंट हो वो फूड पाइप। हाईलाइट कर ठीक है, दीजिए प्लीज। हम्म, ठीक है। जैसे आपका आहार नाल, फूड पाइप हो गया, आपका मूत्राशय हो गया, जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, जिसको आप एक्सक्रेटरी सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। फिर मूत्र नलियां हो गई, गर्भाशय हो गया, आपका यूट्रस,
ठीक है, यूट्रस हो गया, फिर डिम्ब वाहिनियां हो गई आपकी, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब हो गया, ये सारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये सारी आ जाती है इनवॉलेंट्री मसल्स की। क्लियर है? आईज की जो पुतलियां हो गई आपकी, सर्कल हो गया, नी जो बीच में है आईज का, क्लियर है? स्प्लीन हो गया, ये सारी मसल्स किसकी है? इनवॉलेंट्री मसल्स है ये। क्लियर हो गया? इस प्रकार की पेशियों की सहायता से आहार नाल में क्या होता है, जो आपका फूड पाइप है उसमें पैरास्टालाइटिक मूवमेंट जो होता है, राइट, पैरास्टालाइटिक जो मूवमेंट होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, आहार नाल में द्वारा भोजन का निकलना, डिंब वाहिनियों में डिंबों का गर्भाशय की ओर खिंचकना, जो आपके एग्स हैं, है ना, वो फिलोपियन ट्यूब के थ्रू कहां तक आना, यूट्रस में आना, आदि क्रियाएं स्वतः होती हैं। ये क्रियाएं आप करते नहीं है, ये खुद ही होती है। क्लियर है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स के थ्रू ही होती है। क्लियर हो गया? सर इनको ऐच्छिक अनैच्छिक पेशी भी बोल सकते हैं ना? हाँ, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वही हो गया, है ना। ऐच्छिक जो आप अपनी इच्छा से मूव कर पाए, है ना, जो वो वॉलेंट्री मसल्स हो जाएगी। अनैच्छिक मीन्स जो आपकी बिना इच्छा के मूव हो, दैट इज अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री। क्लियर है? वो ऊपर मैंने आपको बता दिया था इसमें ना, यहाँ पे था, ये देखिए, ऐच्छिक और अनैच्छिक ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम देखते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का वर्क क्या है? अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें तो इस वर्ग की जो पेशियां हैं वो केवल हृदय की भित्तियों में ही पाई जाती हैं, हार्ट के लेयर होते हैं, ये सिर्फ हार्ट में ही पाया जाता है। क्लियर है? इनर लेयर होती है। इन तरह इनमें क्या होती है, एक अलग तरह की पट्टियां होती हैं, परंतु इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। एक से क्लियर है? इनमें एक अलग तरीके की पट्टियां होती हैं, परंतु इनकी जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अनैच्छिक होती है। इनकी क्रिया क्या होती है, अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंट्री। ये मृत्यु पर्यंत बिना विश्राम किए संकुचित एवं शिथिल होती रहती हैं। ठीक है, डेथ तक ये कंटिन्यूअस वर्क करती रहती है। क्लियर है? चाहे वो कॉन्ट्रेक्शन है, एक्सपेंशन है। हृदय पेशी का रंग लाल होता है, इसकी जो मसल्स है उसका रंग क्या होता है, रेड होता है। इसके तंतु छोटे तथा बेलनाकार होते हैं, जो इसके फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं और बेलनाकार टाइप में होते हैं। ओके, एवं अनु अनुदैर्घ्य दिशा में आयताकार या अनुप्रस्थ दिशा में बहुतलीय होते हैं, अंदर और बाहर की तरफ। ठीक है, ये फ्लैट टाइप में होते हैं, आयताकार, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर शेप में होता है। क्लियर है? प्रत्येक तंतु में केवल एक न्यूक्लियस रहता है, जो प्रायः मध्य में स्थित होता है। हर एक फिलामेंट में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो कहाँ स्थित रहता है, सेंटर में। हृदय पेशी में अनुदैर्घ्य दिशा तथा अनुप्रस्थ दिशा दोनों में पट्टियां होती हैं, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी, परंतु ये पट्टियां अधूरी एवं स्पष्ट सी रहती हैं, कुछ क्लियर नहीं होता इसमें ज्यादा। क्लियर है? जो पट्टियां होती हैं वो ज्यादा क्लियरली नहीं विजिबल होते हैं। पेशीय आवरण, जिसको सार्कोलेमा भी स्पष्ट एवं अधूरा रहता है,
जो उसके ऊपर लेयर है, जो सार्कोलेमा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा, उसके ऊपर एक लेयर होती है, वो भी क्या होती है, कुछ स्पष्ट सा होता है, पूरा क्लियर नहीं होता है। तंतुओं, जो फिलामेंट में से जो शाखाएं निकलती हैं, जो अन्य तंतुओं से निकली शाखाओं से मिल जाती हैं। क्लियर है? तथा इस प्रकार इनमें जीव द्रव्य का सातत्व, जो कि प्रोटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी बना रहता है। क्लियर है? जीव द्रव्य जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो बनी रहती है इसमें, प्रोसेस में। क्लियर है? इतना आपको डिटेल में नहीं देखना है। जो मेन कार्डियक मसल्स है उसको आपको इतना याद रखना है कि ये क्या होती है, इनवॉलेंटरी मसल्स होती है। क्लियर है? और कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। क्लियर है? यस सर। ये थोड़ा सा डिटेल में है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? आपको सिंपल सा याद रखना है, जो हमारे सिलेबस में जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है? आगे जब हार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हमें देखना है। किस तरीके से जो संकुचन होता है पेशियों में, उसका क्या प्रोसेस होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, प्रत्येक कंकालीय पेशियों में क्या होते हैं, मसल फाइबर होते हैं, एवं कनेक्टिव टिश्यूज के अतिरिक्त ब्लड वेसल्स एवं तंत्रिकाएं, राइट, नर्व्स होती हैं। क्लियर है? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हर एक मसल्स में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, मसल फाइबर होता है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, जो कि क्या होती हैं, तंत्रिकाएं, जो मसल, नर्व और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करता है। ठीक है? जो मसल्स फाइबर है, मसल जो आपकी तंत्रिकाएं है ना, जो नर्व्स है, मसल्स नर्व्स जो है, उसके बीच और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच एक कनेक्शन क्रिएट करता है। क्लियर है? पेशियों में जो प्रेरक, मोस्टली जो मोटर और सेंसरी दोनों प्रकार के तंत्रिका तंतुओं से होकर पेशी की अवस्था के विशेष में इंपल्स मस्तिष्क को संचारित होते हैं। ठीक है? जो मोटर और सेंसरी नर्व्स है ना, सेंसेस, जैसे क्या हो गया, आपने किसी चीज को टच किया, है ना, तो मान के चले कोई गरम तवा है ना, कोई रोटी बना रहे होते हैं कई बार, तो रोटी बनाते हुए हो सकता है कभी तवे पे हाथ लग जाए, है ना, आप तुरंत से हाथ पीछे कर लेते हैं। यस या नो? तो उस टाइम में जो टच करने का, जो फील करने का काम हुआ, वो किसके थ्रू हुआ, सेंसरी जो मसल्स हैं। क्लियर है? जो सेंसरी नर्व्स हैं उसके द्वारा आपने उसको टच किया। क्लियर है? और मोटर नर्व्स के थ्रू वो क्या हुआ, मस्तिष्क में पहुंचा। क्लियर हुआ? मोटर नर्व्स ने क्या किया, मैसेज को ले जाने का काम किया। ध्यान। अब जब ब्रेन में पहुंचा तो फिर क्या होता है, ब्रेन से एक इंपल्स जनरेट होता है, और वो जब इंपल्स जनरेट होगा तो प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा, जो मोटर नर्व्स हैं, उसके द्वारा मस्तिष्क से आवेग कहां पहुंचेगा, इंपल्स कहां पहुंचेगा, मसल्स में। क्लियर है?
उसके द्वारा जो इंपल्स है वो आपके मसल्स में पहुंचेगा, पेशी में। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, एक पेशी में पहुंचते हैं, जिससे वह पेशी मसल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्लियर? पेशीय जो तंतु है को संकुचित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या चीज चाहिए, एनर्जी चाहिए उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और ये ऊर्जा कहां से मिलती है, आहार विशेषता किससे, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का जो ऑक्सीकरण है उससे आपको क्या होता है, एनर्जी मिलती है। पाचन के दौरान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं। जब डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज जिसकी शरीर को तुरंत आवश्यकता नहीं रहती है, ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? आपने इंटेक किया कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में। क्लियर है? ग्लूकोज की जितनी मात्रा आपको चाहिए वो खर्च हो जाएगी, और जो नहीं चाहिए वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजेन में। क्लियर हुआ? और वो ग्लाइकोजेन में, और वो कहां पे हो जाता है, कहां संचित रहता है, यकृत, लीवर में और मसल्स में संचित रहते हैं। मसल्स में संचित रहता है। पेशियों में संचित जो ग्लाइकोजेन है, जो मसल्स में ग्लाइकोजेन स्टोर्ड है पेशीय क्रिया के लिए, पेशीय क्रिया के लिए क्या करते हैं, जो वर्क होता है, मसल्स वर्क होती हैं, उसके लिए उष्मा एवं ऊर्जा का स्रोत है ना, उसके लिए ऊर्जा सर प्रदान आवाज ब्रेक करती हो है। रही है। ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? हाँ जी। कभी कभी हो रही है सर, नहीं हो रही है। सर इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, ठीक है? जहां ना समझ आए आप दोबारा बोल दीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ग्लाइकोजेन का जब ऑक्सीकरण होने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और क्या बनता है, जल बनता है। देखिए ये पूरा प्रोसेस याद रखिएगा। आप जब कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्यों चाहिए, फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए। ग्लूकोज जितना आपको चाहिए था, जितनी आपकी बॉडी की खर्चा था, है ना, उतना उसने ग्लूकोज को यूज किया। लेकिन जो ग्लूकोज यूज नहीं हो पाया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर में जमा होता है ना सर, लीवर में तो रहता है ना ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं रहता है लीवर में। अच्छा ग्लूकोज जो यूज नहीं होगा वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। जो फैट ठीक के है, रूप में होता है। यस। और वो जो ग्लाइकोजेन है वो आपके लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी अभी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब हाँ सर। जब से फैट इसकी बनेगा ना? जरूरत पड़ेगी, हाँ मेघा जी कुछ कह रही है। हाँ सर, उसी से फिर फैट फैट बनेगा ना, मतलब फैट उसी हाँ, ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट जो फैट होता है, देखिए फैट, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के लिए है, कार्बोहाइड्रेट फैट के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देता है, ना कि फैट इंक्रीज करता है। क्लियर है? नहीं सर, जो ग्लाइकोजन बनता है वो उसके बाद वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ ठीक है। जो ग्लाइकोजेन बना, फिर से जब आपको जरूरत पड़ेगी ना कि मसल्स को आपकी एनर्जी चाहिए आपको, फिर से वो ग्लाइकोजेन किस में कन्वर्ट होगा, उष्मा। और जो ग्लाइकोजेन का ऑक्सीकरण होने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सर एक बार और बोल दीजिए। ठीक है, आपने इंटेक किया कार्बोहाइड्रेट, जैसे आलू खा रहे हैं, आलू क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेटर सोर्स है, पोटैटो। ठीक है, आपने पोटैटो लिया, उसके बाद पोटैटो किस में कन्वर्ट होगा,
ग्लूकोज में। ठीक है, यहां तक? जी सर। ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हुआ, आपकी बॉडी को जितनी जरूरत है वो यूज हो जाएगा, और जो यूज नहीं हुआ वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हुआ तो वो स्टोर कौन करेगा उसको, ग्लाइकोजन को? लीवर और मसल, ये दोनों इसको स्टोर कर लेंगे, और जब तक जरूरत नहीं है तब तक स्टोर करे रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण होगा। सर लीवर और क्या बताया? ग्लाइकोजन मसल्स, मसल 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 ये एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर। ठीक। ठीक है, वो स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन को। ठीक। तभी कहते हैं कि फैटी लीवर हो जाता है ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर यस, ज्यादा जब रहता है। एक्सेसिव स्टोर होगा तो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एडिपोज टिश्यूज टाइप में बना देगा, वो कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ग्लाइकोजन से आपका खतरा बना रहता है शुगर होने का भी, अगर एक्सेसिव हुआ तो। क्लियर हुआ? हाँ यस सर, इसलिए शुगर वालों को आलू मना करते खाने को। मना करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अलाउ नहीं करते हैं उनको लेना। सर तो पर एनर्जी के लिए तो चाहिए ना कार्बोहाइड्रेट। तो एनर्जी एक लिमिटेड वे में चाहिए ना, जो एनर्जी आपने जो मात्रा ली थी वही यूज नहीं हुआ तो वो तो स्टोर होता चला गया ना। यूज करने के लिए आपको वर्क भी तो करना पड़ेगा। जी सर। खा रहे हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उस सर कंडीशन व्रत में करेंगे, सर व्रत करेंगे तो फिर वो जो है एनर्जी वो तो काम करेगा ना उस टाइम। उस टाइम क्या होगा, जब आपने व्रत किया तो आपने ओवर इनटेक नहीं किया है ना? तो जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है आपके उसमें, वो ग्लाइकोजन खर्च होना शुरू होगा। हाँ वही तो। हाँ क्लियर हुआ? हाँ। ये प्रोसेस होता है। अब देखिए, जब जरूरत पड़ेगी, जो आपके इसमें लीवर में और मसल्स में जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी है, उसका जब ऑक्सीकरण होगा, वो ऑक्सीकरण की जो प्रोसेस होगी तो उससे क्रिएट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वाटर, तथा ऊर्जा से भरपूर एक यौगिक बनता है जिसे क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। सर तो एडिनोसिन, साइड भी रहता है क्या फिर तो हाँ एटीपी जी, में? कुछ कहा किसी ने? नहीं, मैं वही बोल रही थी कि उसमें एटीपी में कार्बन डाइऑक्साइड भी है ऐसा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके इन दोनों को मिला के एक बनता है। ठीक है, एक ऐसा यौगिक एक बनता है, मतलब आप कहें कि एक मिक्स उसमें बनता है ना? जैसे कई सारे, जब आप वो करते हैं ना, क्या कहेंगे उसको, लैब में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से एक यौगिक बनेगा, एक मिक्सचर अलग बनेगा, जिसको क्या कहते हैं? एटीपी। क्लियर है? पेशीय संकुचन के लिए एटीपी से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए कितना बड़ा प्रोसेस था, बट आपको सिर्फ सिंपल वे में समझना है। क्लियर हुआ? जब ग्लाइकोजेन का ऑक्सीकरण हुआ तो उससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इनसे मिलके एक यौगिक बनता है, एक मिक्सचर बनता है जिसको कहते हैं एटीपी। और ये जो एटीपी है, ये आपके मसल्स कॉन्ट्रेक्शन के लिए एनर्जी देता है। क्लियर हुआ? अब सोचिए, मसल्स को एनर्जी मिल रही है तो ये प्रक्रिया कहां हो रही होगी? कौन बताएंगे? ये स्टोर हो रखा है ना सर, ग्लाइकोजन स्टोर है एटीपी लीवर में हुआ है क्या? सबसे सर सबसे सेल में, अगर आप लीवर में। सबसे स्मॉल स्तर की बात करें तो सबसे सेल स्मॉल सेल स्तर में सेल कहाँ क्रिया हो रही होगी ये? सर सेल में, सेल में। सेल में। परफेक्ट अर्चना जी, सेल में, हाँ। अब समझ आया? जी सर। आ गया। ये प्रक्रिया सेल में भी होती है, तभी तो एनर्जी मिलती है आपको।
क्लियर हुआ ना? क्योंकि सेल से तो टिश्यू बना ना, टिश्यू से तो मसल बना है। हाँ, सेल में तो सभी प्रक्रिया होगी सर, जो भी परफेक्ट, प्रक्रियाएं। क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। हाँ क्लियर हुआ? एटीपी से एक क्वेश्चन आया था, जो ग्लाइकोजन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? ग्लूकोज की जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है, दैट इज कॉल्ड, जिससे प्राप्त होता है, ग्लाइकोजन के टूटने से जो प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड एटीपी। ग्लाइकोजन का जब ऑक्सीकरण होता है ना, तो उससे क्या प्राप्त होता है? एटीपी। क्लियर हुआ? बोलेंगे तो नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। और यह यौगिक एडिनोसिन एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा एटीपी से प्राप्त हुई और ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण के दौरान जो पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण के दौरान और क्या बनता है? पायरुविक एसिड। क्लियर? एटीपी में बना, एटीपी से ऊर्जा प्राप्त हुई और यह यौगिक क्या होता है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एटीपी बना है वो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। एडीपी में। और एडीपी में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, उसके बाद जो ग्लाइकोजन के टाइम जो ऑक्सीकरण हो रहा था, है ना, उससे एक और अम्ल निकला, दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स आपको समझ आ गया कैसे होती है? यस सर। अभी अभी जो बताया एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। पूरा मसल्स का पूरा ही एक्सप्लेन कर दूं एक ही बिल्कुल नहीं शॉर्ट में, नहीं नहीं, शॉर्ट में, शॉर्ट में। है ना? बिल्कुल। ठीक है। मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको पता होता है। मसल्स के पास मसल फाइबर होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। क्लियर? अब कनेक्टिव टिश्यूज के पास में कुछ मसल्स नर्व होती हैं और जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मसल्स के नर्व को कनेक्ट करती हैं। मसल्स नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन बिल्ड करती है, जिसमें आपकी जो मोटर नर्वस सिस्टम है और सेंसरी नर्वस सिस्टम है, दोनों क्या करती हैं? सेंसरी जो इंपल्स होती है उसको लेके कहां जाती हैं? ब्रेन में। ब्रेन वापिस इंपल्स जनरेट करता है और वो आपके मसल्स तक पहुंचती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो ऊर्जा चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कुछ ग्लूकोज यूज कर लिया जाता है मसल्स के द्वारा, जो उसकी जरूरत होती है, जितनी जरूरत होती है। जो यूज नहीं हो पाता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। अब जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन में एक क्रिया होगी, एक प्रोसेस होगा और वो ग्लाइकोजन का प्रोसेस क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा उसका। ठीक है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होगा और वो उससे क्या होगी? जल और H2O मोस्टली बनता है, जो कि ऊर्जा से भरपूर एक यौगिक बनाता है। क्लियर है? इन दोनों से H2O जल मिलके एक यौगिक बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? एटीपी कहते हैं। और जब एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है, मोस्टली जो पेशियों के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किससे प्राप्त होगी? एटीपी से। एटीपी से जब ऊर्जा प्राप्त हो गई तो एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब ग्लाइकोजन की प्रोसेस हो रहा था, ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण हो रहा था, सिंथेसिस हो रहा था, उसी टाइम एक अम्ल निकलता है, दैट इज कॉल्ड पायरुविक एसिड। क्लियर? सर जो ऊपर ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण हो रहा था वहां पे जल और कार्बोहाइड्रेट बताया था आपने, तो वहीं उसी पे टाइम वहीं पायरुविक बन रहा है। ये वाला लाइन तो उसी के साथ ऐड हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे समझ आप में आ उसके जाएगा। साथ भी ऐड कर सकते हो, या आगे पीछे भी, इसको नीचे ही वॉइस मोस्टली दिया हुआ था। ठीक है,
तो आप इसके साथ भी कर सकते हो, मतलब लेकिन वहाँ पे क्योंकि तीन यहाँ पे आपको एडिनोसिन और एडीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर, ठीक है, इसीलिए ठीक है, उसको वो नीचे रखा है। ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर। क्योंकि जिस तरीके से लिखा है ना वहां पे मैच नहीं होगा, वो समझिए। यस या नो? आप यहाँ पे नहीं रख सकते ना इसको, क्योंकि यहाँ से फिर पेशीय संकुचन स्टार्ट हो जा रहा है, तो आप इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, जिसे एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, इसके बीच में आप नहीं रख सकते। इसलिए उसको बस इतना याद रखना है कि ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, H2O बनता है, और साथ में पायरुविक एसिड भी बनता है। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े। जी सर। यदि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो पायरुविक जो अम्ल है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर वे में उपलब्ध है तो क्या होगा, जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक जो एसिड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा वो। क्लियर हुआ? यस सर। तथा इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग और अधिक एडिनोसिन फॉस्फेट बनाने में होता है। इस टाइम में जो ऊर्जा क्रिएट हुई, जो एनर्जी क्रिएट हुआ, उसको किस में और काम में लाया जाएगा, और एटीपी एटीपी बनाने बनेगा। में। क्लियर हुआ? यस या नो? यस सर। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध ना हो तो पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जो एकत्रित होकर पेशीय थकावट फटीग पैदा करता है। अब समझ आया रनिंग वाला प्रोसेस? अब आप रनिंग के तरीके से इसको यूज करके देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप समझ पाओगे कि जब रनिंग करते हैं तो क्या क्रिएट हुआ, लैक्टिक एसिड। क्लियर है? कौन सी एसिड? नॉट लैक्टिक, पायरुविक एसिड, ठीक है। जब आपने रनिंग किया तो उस टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का, अगर आपका जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो क्या होगा, पायरुविक जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड में। और अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में था तो वो क्या टूट के किसमें हो जाएगा, पायरुविक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विभाजित होकर वो और एनर्जी क्रिएट करके एडीपी दे देगा, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। समझ आया? यस सर। लैक्टिक एसिड ही थकावट का आपका मेन कारण है। समझ में आया या नहीं? बहुत सिंपल प्रोसेस था ये, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं तो आप पढ़ोगे तो बहुत डीप है ये और फिर आपको समझने में परेशानी होगी, बट ये सिंपल था। सर एक बार फिर कर दोगे सर रिपीट? देखिए, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में है तो जो पायरुविक एसिड बना था, है ना, पायरुविक एसिड बना था कब, जब ग्लाइकोजेन का प्रोसेस हो रहा था। याद आया? जी सर। जी अब वो सर। पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट के क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा उसमें पायरुविक एसिड, और टूटने के बाद और एडीपी बनाने में हेल्प करेगा वो, जो एनर्जी बनी उससे। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ऑक्सीकरण अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ, ऑक्सीजन वहां पे नहीं मिला, तो क्या होगा, वो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होके और आप में थकावट पैदा कर देगा, मसल्स में फटीग पैदा कर देगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। ये आपका मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन किस तरीके से होता है वो दिखाया है, ठीक है। एक्सॉन जो होता है आपका, नर्व्स जो है वो इस तरीके से आ रही है, वो इंपल्स इसमें जनरेट करती हैं। ये मसल्स फाइबर है और ये नर्व टर्मिनल है,
है ना, नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़े किस तरीके से इसका जो, फिर जो सिनेप्टिक जो वेसिकल्स होते हैं ये सिनेप्सिस जनरेट करते हैं, है ना, इम्पल्स जनरेट करते हैं, ये इम्पल्स आगे मसल्स में डालते हैं और मसल्स में प्रोसेस शुरू होता है कॉन्ट्रेक्शन का। क्लियर हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन, अब किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, परिवार प्रतिवर्त क्रिया किस तरीके से होती है, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है? कॉर्टेक्स शरीर की प्रत्येक क्रिया को नियंत्रित करता है। जो कॉर्टेक्स होता है वो क्या करता है, शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है सबको ये नियंत्रित करता है, राइट। और कॉर्टेक्स की जो सेल होती हैं, कोशिका में स्टिमुलेशन उत्पन्न होते रहते हैं। कॉर्टेक्स की जो सेल है उसमें कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन उत्पन्न होते हैं और कोशिका से निकलने वाले जो फाइबर्स होते हैं द्वारा पेशियों में आते हैं, राइट। जो फाइबर्स होते हैं किसमें, कोशिका से जो निकलने वाले फाइबर्स होते हैं उसके थ्रू किसमें आ जाते हैं, मसल्स में आ जाते हैं। पेशी के भी उद्दीपन मस्तिष्क के कॉर्टेक्स को निरंतर प्रसारित करते रहते हैं और मस्तिष्क ब्रेन से पेशी में आने वाले तंत्रिका तंतुओं को इफरेंट फाइबर कहते हैं। जो ब्रेन से मसल में आ रही है उस फाइबर को क्या कहेंगे, इफरेंट फाइबर। और जो मसल से ब्रेन में जा रही है उसको क्या कहेंगे, मोटर नर्व। मसल्स में जो उद्दीपन हुआ मींस इंपल्स जनरेट हुआ, उस इंपल्स को जो ब्रेन तक ले गया उसको कहेंगे एफरेंट। एफरेंट। और जो मसल में, जो आपके ब्रेन में इंपल्स हुआ और जो मसल्स तक आया दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व। इफरेंट। इफरेंट। इफ्रेंट। इफरेंट नर्व्स और एफरेंट नर्व्स भी आप इसी तरीके से समझोगे। क्लियर हुआ? जो ब्रेन से नीचे लेके आ रही है इंपल्स को दैट इज कॉल्ड इफरेंट नर्व्स, और जो नीचे से ऊपर लेके जा रही हैं दैट इज कॉल्ड एफरेंट। एफरेंट नर्व्स। क्लियर हो गया इफरेंट और एफरेंट? हाँ सर। ई से आप एंड समझना, आप इस तरीके से याद रखना, ई से एंड, जो एंड तक लेके जा रही है। क्लियर है? तो उस तरीके से याद रखिएगा, याद रहेगा आपको। उसके बाद शरीर की जो त्वचा होती है, मसल, आपकी जो पेश संधि है ना, जॉइंट्स, पेशी या अन्य अंगों में जो उद्दीपन होता है वह तंत्रिका तंतु द्वारा कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंचता है। जितने भी शरीर में इंपल्स जनरेट होता है वो किसके द्वारा, जो जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर, उसके द्वारा कहाँ जाता है, ब्रेन में पहुंचता है, कुछ सेल्स में पहुंचते, कॉर्टेक्स की सेल में पहुंचेगा। जिन तंत्रिकाओं के तंतुओं से होकर उद्दीपन मस्तिष्क को जाता है उन्हें क्या कहते हैं, संवेदी तंत्रिका या मोटर नर्व, उन्हें प्रेरक नर्व भी कहते हैं। जिसके थ्रू आपका जो इंपल्स है वो ब्रेन तक पहुंचता है दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व या मोटर फाइबर। ठीक है, मोटर फाइबर क्या हुआ, जिसमें से जा रहा ऊपर की तरफ, और नर्व्स क्या होती हैं, इंपल्स को ले जाने का काम करती है दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व्स। क्लियर हुआ? जो इंपल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम कर रही है दैट इज मोटर नर्व। क्लियर है? मोटर नर्व और कौन सा होगा, मस्तिष्क में जो पहुंचा रहे हैं उसको एफरेंट फाइबर। क्लियर हुआ? हाँ मसल्स सर। के स्तर पे देखेंगे तो एफरेंट फाइबर, और नर्व्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मोटर नर्व्स। मोटर नर्व। परफेक्ट। अब संवेदी तंत्रिका तंत्र जो मोटर नर्व्स है द्वारा संवेग कहां पहुंचता है, कॉर्टेक्स में, और वहां प्रेरक कोशिकाओं में संवेग उत्पन्न होता है, इंपल्स जनरेट होता है। ठीक है, उसमें इंपल्स जनरेट होता है, संवेदी उत्पन्न होता है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी संवेदी जो मोटर नर्व्स होती हैं एवं प्रेरक कोशिकाएं रहती हैं। ठीक है,
संवेदी कोशिकाएं स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न में होती हैं, जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है उसमें होती हैं, और उनमें पोस्टीरियर नर्व रूट द्वारा संवेग पहुंचता है। पोस्टीरियर जो नर्व रूट है ना, नर्व का जो पूरा रूट है नीचे तक, उसके थ्रू वहां तक पहुंचता है। प्रेरक कोशिकाएं एंटीरियर हॉर्न में स्थित रहती हैं। ठीक है, जो प्रेरक कोशिकाएं हैं वो कहां पे होती हैं? एंटीरियर हॉर्न में स्थित होती हैं। संवेदी वाला कहा था? सेंसरी। सेंसरी सेल जो है सेंसरी स्पाइनल, जो सेंसरी जो सेल्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के कहां होती हैं? पोस्टीरियर हॉर्न में। और जो मोटर होती हैं वो मोटर कहां होती हैं? एंटीरियर हॉर्न में। क्लियर है? मोटर सेल्स कहां होती हैं? एंटीरियर में, और सेंसरी पोस्टीरियर हॉर्न में, स्पाइनल कॉर्ड के। इनमें संवेग उत्पन्न होते हैं और तंतुओं द्वारा पेशियों में पहुंचते हैं। फाइबर्स द्वारा कहां पहुंचते हैं? मसल्स में पहुंचती हैं। क्लियर है? और सामान्यतः कॉर्टेक्स से जो प्रेरक संवेग उत्पन्न होकर पेशियों में पहुंचता है, फलस्वरूप पेशियां अपना कार्य करती हैं। कभी कभी संवेग मस्तिष्क में न जाकर स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न में पहुंचता है और वहां से एंटीरियर हॉर्न में पहुंचता है, जहां से पेशियों को प्रेरणा मिलती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जो एंटीरियर हॉर्न से लेके ब्रेन तक जा रही हैं, क्लियर है, उसको ही रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जो कॉर्टेक्स से कहां जा रही हैं? नीचे एंटीरियर हॉर्न में, और वहां पे जो आपकी मोटर नर्व्स के द्वारा जा रही हैं, राइट, और पोस्टीरियर हॉर्न में सेंसरी के द्वारा जा रही हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गया और ब्रेन के कॉर्टेक्स से नीचे तक आया। ये जो प्रोसेस है, और इसके द्वारा ही यही जो क्रिया है, ऊपर जाना और आना, जिससे मसल्स वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सर उसको एक बार दोबारा फिर वो समझा दीजिए। हाँ, जैसे ब्रेन से जो रिफ्लेक्स एक्शन, कैसे अगर कहेंगे ब्रेन का पार्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आप पढ़ेंगे जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा काफी आपके नर्व, जो स्पाइन है, बाकी चीजों को उससे जुड़ा होता है, और वो कंट्रोल करता है उसको। यहां से क्या होती है? सेल होते हैं कॉर्टेक्स में, सेल होती हैं जो कि क्या करती हैं? वहां से स्टिमुलेशन होता है सेल में, और वो मसल फाइबर के थ्रू, वो किस में आता है? सेल्स के थ्रू मसल फाइबर में पहुंचेगा, और मसल फाइबर में लाने तक का काम कौन करती है? नर्व्स, है ना? अभी हमने पढ़ा ना, ब्रेन से जो नीचे लेके आ रही है दैट इज कॉल्ड इफ्रेंट, और जो ब्रेन तक लेके जा रही है दैट इज कॉल्ड एफ्रेंट, जो कॉर्टेक्स तक लेके जा रही है। तो इसी तरीके से जो नीचे आते हैं वो सर ये इफ्रेन तंत्रिका तंतुओं में जो फाइबर है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं देव जी? दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि ये इफ्रेन और एफ्रेन फाइबर है ना, नर्व्स तो हाँ, मोटर इफ्रेंट वो है और ना? एफ्रेंट फाइबर है, मसल्स फाइबर। हाँ जी, और नर्व तो मोटर और वो है सेंसरी। यस, मोटर और सेंसरी। सर वो मोटर खाने जो वाला फाइबर, ओके ओके ओके। सर खाने वाला फाइबर। अरे नहीं सरिता जी, मसल्स फाइबर डिफरेंट होती हैं, ठीक है? ठीक। मसल्स फाइबर डिफरेंट है, कोई बात नहीं। एफरेंट होगा। सर फाइबर का मतलब रेशेदार होता है। ब्रेन से जो मसल तक आता है वही फरेंट, और मसल से जो ब्रेन तक जाता है अफरेंट। ओके, यस, परफेक्ट। क्या बोले मसल से? एक बार रिपीट कीजिए सर प्लीज। मसल से जो ब्रेन तक जा रही है दैट इज एफरेंट, और जो अरे ब्रेन से मेडिकल मसल तक स्टूडेंट आ के रही लिए है बहुत दैट इज डिफिकल्ट है, इसको समझने में हमको 6 महीना लगा था। हम कितना बार बुक पढ़े थे तब याद हुआ था।
समझ में नहीं आता है ये मैं इसको। बहुत सिंपल में बता रहा हूँ, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ना ना अमित हम जी इसको समझने दीजिए अब। हम इसको अमित जी, ऐसे हमें पढ़े तो थे, समझने ए से दीजिए। एरी, एरी मतलब ऊपर, ऊपर चला जाना। तो मासल से लेके मेरा पैर से लेके पेरिफेरल नर्व से लेके जब सेंसेशन बेंड पे जाता है, एरी मतलब पहुंच जाना, एरी ऊपर होता है तो एफरेंट हो गया। तो उसका ऑपोजिट जो ई नीचे होता है, ए बी सी डी ई, जब देखेंगे ई तो नीचे में आता है, तो ऐसा होता है। इस प्रकार याद किए थे। सर एक बार आप समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। नहीं अरे आया? बेन टू मसल पे आएगा तो नीचे की तरफ आएगा अमित पेरिफेरल जी। नर्वस सिस्टम के हाथ पैर पे इफरेंट, और नीचे से जब ऊपर जाएगा एफरेंट। आप ई से एंड भी याद रख सकते हो, एंड तक आना। एंड कहाँ है? टोज। ठीक है, ई से इफरेंट, ई से एंड, जो ब्रेन से लेके एंड तक नर्व्स को वो लेके जा रहा है, ठीक है, मैसेज को लेके जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इफरेंट। और फिर एफरेंट समझ जाओ, जो कि मसल से लेके कहा गया? ब्रेन तक। क्लियर है? मसल से ब्रेन एफरेंट, ब्रेन टू मसल इफरेंट। क्लियर हुआ? कॉर्टेक्स जो कि पीछे होता है ब्रेन के, वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, तो उसके द्वारा ही क्या होती है, उसमें इंपल्स जनरेट होता है, और उसके द्वारा ही, ठीक है, इंपल्स जनरेट होती है, और इंपल्स जनरेट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता हुआ कहाँ आता है? नीचे की तरफ। नीचे कहाँ आएगा? जहां पोस्टीरियर हॉर्न होती है, जो पोस्टीरियर हॉर्न, स्पाइनल कॉर्ड की जो पोस्टीरियर हॉर्न है, उसमें सेंसरी कोशिकाएं होती हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं, और इंटीरियर में कौन सी होती है? मोटर सेल्स होती हैं। इनमें इंपल्स जनरेट होता है, और इसी में इंपल्स जनरेट होने के बाद वो ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन से फिर वापस क्या होता है? नीचे तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेशन। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल बताया मैंने, ज्यादा आप डिटेल में मत जाइए कि नाम क्या है सर, ठीक है, नाम याद नहीं होगा मुश्किल से। सर आ गया, हो गया। ठीक है, मुझे पता है नाम में कंफ्यूज हो रहे हो, बट आप सिंपल समझो मोटर और सेंसरी को। ऊपर गया, मैसेज नीचे आया मोटर के थ्रू, जो सेंसरी ऑर्गन थे उसने टच किया, ऊपर नर्व्स तक गया, फाइबर में, क्योंकि मसल्स फाइबर थे, इफरेंट फाइबर था, उसमें आपको इफरेंट वाले से आपका नीचे आया, और इफरेंट वाले से नीचे आया, और एफरेंट वाले से ऊपर की तरफ गया। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, मसल से ब्रेन में जाना, ब्रेन से मसल्स में आना। और इन मैसेजेस के थ्रू जो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेशन। ठीक है, जो मैसेजेस का आना और जाना। क्लियर हो गया? जी सर। ये मसल्स के नाम मैं आपको कल बता दूंगा, क्योंकि आज टाइम नहीं होगा, फिर जल्दीबाजी में बताने से आपको याद भी नहीं होगा। कल इसको मैं कंप्लीट करके फिर आगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे मूव करूंगा। ठीक है, धन्यवाद हरिओम सर। सर। थैंक यू सर।